हेलो एवरीवन, दिस जोगिंदर सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। तो ये अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के एनसीईआरटी के सोल्व क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सोल्यूशन है ये, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे छोटे और बड़े क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स 6 मार्क्स और फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शनल एमसीक्यूज इन सबको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अरेंज द फ्लोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन 4 ऑप्शन को आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेटअप करना है, लगाना है कि पहले कौन सा हुआ उसके बाद कौन सा, ईयर वाइज इनको सेट करना है। तो अगर आपको याद है, कुछ आपने पढ़ा है, डिस्कस किया है, तो देखिए इसका आंसर ये रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है इकोनॉमिक फॉर्म थे जो, या फिर इकोनॉमिक कमीशन था यूरोपियन का, वो सेटअप हुआ था 1957 में, ठीक है ना। इकोनॉमिक फॉर्म था ये, इकोनॉमिक कमीशन था या इकोनॉमिक कम्युनिटी बोलते हैं इसको, यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 सबसे पहले इनमें से ये बनेगी, क्योंकि ईयू तो बाद में बना है ना, ईयू बनेगा 92 में, ठीक है। और फिर बनता है एशियन रीजनल फॉर्म, ARF बनेगा 94 में, और चाइना जो है वो 2001 में WTO का मेंबर बनेगा, ठीक है। WTO क्या है? W यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेंबर चाइना पहले नहीं था, 2001 में ये बना है, तो लास्ट में ये बना है। तो अरेंज हमने कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर इस्टेब्लिशमेंट और मेंबरशिप। तो ये हमने ये इसको फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व किया है इस तरह से। सेकंड क्वेश्चन ये है द आसियान वे। आसियान वे क्या था इसके बारे में बताना है। देखो ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आसियान वे का, ये सोल्ट में भी आएगा, 1 मार्क्स में भी आ सकता है, ये 5 और 6 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बनता है आसियान में और बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे फिक्स करेंगे हम पहले, ये देखो रिफ्लेक्ट द लाइफ स्टाइल ऑफ एशियन मेंबर्स। तो ये तो नहीं था। आसियान वे क्या है, इसका डायरेक्टली हम आंसर चूज कर लेते हैं। ये है देखो, बी है इसका आंसर। ए फॉर्म, यानी आसियान वे क्या है? आसियान वे इज ए फॉर्म ऑफ इंट्रैक्शन, फॉर्म ऑफ इंट्रैक्शन है ये, यानी जो मेंबर बने हैं एशिया के, साउथ एशियन कंट्रीज़ के, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के, उन्होंने जो है आसियान बना रखे हैं एक ग्रुप, और आसियान के जो मेंबर हैं 10 वो आपस में इंट्रैक्शन करेंगे। तो इंट्रैक्शन कैसे करेंगे, इसकी फॉर्म है ये, ठीक है। तो आसियान भी क्या है, काम करने का तरीका है, इंट्रैक्शन करने का तरीका है, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, डिजोल्व या अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है, उन सबको सोल्व करने का एक तरीका है, ये फॉर्म है। ए फॉर्म ऑफ इंट्रैक्शन अमॉन्ग आसियान मेंबर दैट इज़ इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेशन के थ्रू अपने जो इनका बॉर्डर इश्यू है या कोई एग्रीमेंट इश्यू है या कोई ट्रेडिंग इश्यू है, उन सबको ये लोग सोल्व करेंगे विद कोऑपरेशन, ठीक है। तो 10 कंट्रीज़ है आसियान मेंबर की, अपने आप से सोल्व करेंगे। ये स्टार्टिंग है इसकी, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, 5-6 मार्क्स का भी नीचे आएगा, वो दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग अडॉप्टेड ओपन डोर पॉलिसी। तो ओपन डोर पॉलिसी किसने अडॉप्ट की थी? ये चाइना ने की थी, इसका आंसर ये है चाइना, क्योंकि चाइना जो है पहले कमांड इकोनॉमी थी इसकी, वो अपनी कंट्री के जो भी प्रोडक्ट हैं, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, उन सबको कमांड किया करता, गवर्नमेंट कंट्रोल किया करती। लेकिन बाद में इसने ये महसूस किया कि अब अपनी मार्केट को ओपन करना चाहिए, तो चाइना ने धीरे धीरे अपनी मार्केट को ओपन किया, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। यूएसए से रिलेशन बनाए और अदर कंट्रीज से भी रिलेशन बनाए, फिर अपने मार्केट को ओपन कर दिया, इसको बोलते हैं ओपन डोर पॉलिसी, ठीक है। तो ये चाइना था। तो नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए ब्लैंक्स में क्या है ये देख लेते हैं एक बार। ऐसे क्वेश्चन भी हमारे आएंगे, कुछ एमसीक्यूज, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये 1 मार्क्स में आते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का आपकी बात जो है ये एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आएंगे आपकी बात 20 मार्क्स में। ए है इसमें द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया इन 1962 वाज प्रिंसिपली ओवर। ये बताना है कि इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, झगड़ा हुआ था, ठीक है, वो वार हुआ था, बल्कि ये 1962 में हुआ था,
तो किस बेस पे हुआ था वो, 2 जगह कौन सी हैं, 2 एरिया कौन सा है वो बताना आपने। एक था अरुणाचल प्रदेश हमारे स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, और एक हमारा जम्मू कश्मीर है नॉर्थ में। उस दोनों स्टेट के ऊपर जो है चाइना ने अटैक करके कब्जा कर लिया और अपना जो है बाउंड्री वहाँ पे बढ़ा ली आगे तक। आज भी इशू बना हुआ है। तो जो अक्साई चीन है, जम्मू और कश्मीर में है, ये लद्दाख के अंदर ये हिस्सा जो है चाइना ने कब्जा कर रखा है। कुछ पार्ट अरुणाचल प्रदेश का भी कब्जा कर रखा है। तो यही था वो इशू, बॉर्डर इशू। ARF वाज इस्टेब्लिश्ड, हमने ऊपर भी किया। तो एशियन रीजनल फोरम है ये 94 में सेटअप की गई थी। और थर्ड क्वेश्चन है चाइना एंटर्ड इनटू बिलैटरल। देखो बिलैटरल क्या होता है, 2 कंट्री अगर एग्रीमेंट करेंगी, रिलेशन बनाएंगी, उसको बोलते हैं बिलैटरल, ठीक है। यानी 2 कंट्री होती है बायलैटरल, ठीक है। तो बिलैटरल बोलते हैं या बायलैटरल बोलते हैं इसको। तो 2 कंट्री यानी कि चाइना ने किससे, दूसरी कंट्री से रिलेशन बनाया, स्टार्ट किया, बहुत बड़ी कंट्री थी। और 1972 में किया था एग्रीमेंट, वो किया था USA के साथ। इसने अपना जो है मार्केट ओपन कर ली, और रशिया, ये क्या नाम है, USA के साथ इसने अपने ट्रेडिंग सिस्टम को सेटअप किया, एग्रीमेंट किया, और वहाँ से इंपोर्ट करने लगा। अपना जो तैयार माल था उसको इंपोर्ट USA में करने लगा, ठीक है। तो ये सिस्टम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्लान इन्फ्लुएंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन 1948। तो एक प्लान था जो 1948 में बनाया गया था, वो यूरोपियन कंट्री की इकोनॉमिक हेल्प के लिए बनाया गया था। तो वो था मार्शल प्लान, USA ने बना था। ये D में आएगा मार्शल प्लान। E आएगा एशियन रीजनल फोरम इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आसियान दैट डील विद सिक्योरिटी। आसियान ग्रुप है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का। तो ये सिक्योरिटी में जो है डील करने के लिए इसने अलग से एक फोरम बना रखा है, उसको एशियन रीजनल फोरम कहते हैं, ये हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे। इसमें अलग अलग 1 मार्क्स का भी आ सकता है, और ये ऐसे कि ऐसा भी आ सकता है पूरा का पूरा, या फिर एशियन रीजनल फोरम का 5 मार्क्स का भी आ सकता है अलग से। मार्शल प्लान हर बार लगभग आ ही जाता है। इंडिया और चाइना का रिलेशन जो है वो भी आ सकता है। तो इस बार को हमने उसमें इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि ये बार होती हमारे बीच में एक बार, वो है ये। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 5 में कि जो रीजनल फॉर्म बनाई गई है, जो क्षेत्रीय संगठन बनाए गए हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं, क्या कारण है, इसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम रीजनल फॉर्म बनाएंगे, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, तो क्यों बनाएंगे, उसकी खास बात क्या है। देखो ये तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा आंसर इसका, टू मेक रीजनल डेवलपमेंट, यानी रीजन में डेवलपमेंट के लिए इकट्ठे होंगे तब तो ग्रुप बनाएंगे और कोई ना कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ठीक है। टू मेक रीजनल डेवलपमेंट एज पर द फास्ट ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमी, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में आजकल कंपटीशन ज़्यादा है। अगर हम ग्रुप बना के चलेंगे अपने आसपास की कंट्रीज से, तो हम सबका बेनिफिट होगा इसमें। इसीलिए यूरोप की कंट्रीज़ ने यूरोपियन यूनियन बना लिया, साउथ एशियन कंट्री ने आसियान बना लिया, इंडिया ने मिलकर सार्क बनाया था, लेकिन उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इसलिए हमारा जो है जो ये वो सार्क इतना पॉपुलर और बेनिफिशियल नहीं रहा, चल तो रहा है। तो इंडिया को जो है अपनी नेबर कंट्री से जो है अलग से एक फॉर्म अभी बनाना चाहिए, जिससे जो है सभी कंट्री बेनिफिशियल हो जाए, खासकर इंडिया। सेकंड है टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू द सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चर डेवलपमेंट। सेकंड देखो क्या होता है, कोई भी कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहती है, वो कैसे करेगी, जब वो कोऑपरेट करेगी आपस में, और तभी उसकी जो है सोशल प्रोग्रेस भी होगी और कल्चरल डेवलपमेंट भी होगा जब वो इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, ठीक है। तो कल्चरल और सोशल को साथ में लेके इकोनॉमिक ग्रोथ करना इनका क्या है, लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है। थर्ड है टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। यूएनओ जब बना था 1945 में आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उसके कुछ रूल रेगुलेशन थे कि सभी कंट्री पीसफुली एनवायरनमेंट कन्वेट यहाँ पे, ठीक है। तो सभी कंट्रीज़ की यह फ़र्ज़ बनता है, ड्यूटी बनती है कि वो ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए, क्रिएट करे, जिससे कि आपस में जो है सभी कंट्री पीसफुल तरीके से रह सके। तो प्रमोट द रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, प्रमोट करना है पीस और स्टेबिलिटी को, ये भी इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। यानी डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है,
और पीसफुली रहना। ये सभी जो है बातें, कोई भी संगठन हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आसियान हो, सार्क हो, EU हो, यूएनओ हो, सभी में ये 3-4 पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो होता ही है। अगर ज़्यादा पॉइंट बनाना नहीं बना लो, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह को प्रमोट करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, इसको पॉइंट वाइज बना सकते हो आप लोग। 6 डाल दो, 7 डाल दो, कितने में डाल दो अगर बड़ा है तो, ठीक है। आगे लिख दो टू प्रमोट, बस उसके बाद एक लाइन और ऐड कर दो, टू प्रमोट एजुकेशन, टू प्रमोट हेल्थ, टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस, टू प्रमोट कल्चर डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट को सेव करना वगैरह वगैरह डाल सकते हो आप इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन राइट करने का तरीका होता है, क्वेश्चन का समझो क्या पूछ रखा है, कितने मार्क्स का है, ज़्यादा मत लिखो। अगर छोटा है तो, अगर 2 मार्क्स का है तो 6 पॉइंट क्यों लिखने हैं, 2-3 लिख दो। अगर बड़ा है 6 पॉइंट का तो 7 पॉइंट लिख दो, 7 पॉइंट, ठीक है, आपके मार्क्स आएंगे पॉइंट वाइज। तो ये एक तरीका है क्वेश्चन को कैसे लिखना है, हाउ टू राइट क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 नंबर, हाउ डज द ज्योग्राफिकल प्रोमेट्री इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन ये क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया कैसे इन्फ्लुएंस करता है किसी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को। देखो ज्योग्राफिकली मान लो हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया के आसपास जो नेबर कंट्री वो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है, क्योंकि ज्योग्राफिकली जो है हम अटैच हैं, हमारी बाउंड्री अटैच है, हमारी ज़मीन अटैच है एक दूसरे से, हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज सब कुछ अटैच है, ठीक है, कोरिलेट करती हैं आपस में सभी की सभी चीज़ें। तो उसमें क्या है, ये एक बड़ा प्रभाव है कि अगर वहाँ के लोग का कल्चर एक जैसा है लगभग, तो वो जल्दी कोऑपरेशन कर लेंगे, संगठन बना लेंगे, ठीक है, पीसफुली रहेंगे, ये ऐसा होता है लगभग, ठीक है। एक तो अब मान लो इंडिया और USA का रिलेशन हो, एक इंडिया और नेपाल का हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। नेपाल और इंडिया का तो सेम कल्चर है, सेम रिलीजन है, सेम लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये क्या है, पार्ट ही था इंडिया का लगभग। तो इंडिया इसमें इसलिए क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें देख सकते हैं क्या इसका आंसर है। देखिए पहला ये क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट नंबर, इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय ऑलमोस्ट सम हिस्टोरिकल एनिमिटीज एंड वीकनेसेस। देखो इनकी कॉमन हिस्ट्री होती है, कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया है, अगर कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया है तो उसकी एक कॉमन हिस्ट्री भी होती है, कुछ वीकनेस होगी तो इकट्ठी होंगी, ठीक है ना। तो ये होता है, जैसे इंडिया और नेपाल का है, इंडिया पाकिस्तान का है, इंडिया बांग्लादेश का है, कॉमन हिस्ट्री है, क्योंकि दिस अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। सभी के सभी जो है बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, या फिर आप श्रीलंका और नेपाल, अफगानिस्तान तक जो है पाकिस्तानी, सभी जो है उस टाइम पे इंडियन पार्ट थे। एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान, बर्मा से लेके, म्यांमार से लेके अफगानिस्तान तक सेम जो है ज्योग्राफिकल एरिया, कल्चर, लैंग्वेज वगैरह इनका था पहले, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो कहा जाता है कि संस्कृत जो है मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज है, तो इस रीजन में जितनी भी लैंग्वेज है उन सबको जो है संस्कृत भाषा से निकली हुई माना जाता है। तो सेकंड इसका ये है, समटाइम्स द सिमिलर इंटरेस्ट कम टुगेदर। तो ज्योग्राफिकल एरिया अगर है इकट्ठा सबका, तो उनके इंटरेस्ट भी सबके कॉमन होते हैं लगभग, ठीक है, यानी वीकनेस भी और इंटरेस्ट भी दोनों कॉमन होते हैं, हिस्ट्री भी कॉमन होती है। इवन फ्रूटफुल एरिया ऑफ द रीजनल इकोनॉमी आर आल्सो द रिजल्ट ऑफ ज्योग्राफिकल प्रोमेक्सिटी, ठीक है। जो फ्रूटफुल एरिया है रीजनल इकोनॉमी का, उससे का रिजल्ट क्या होता है, वो भी वो एक ज्योग्राफिकल एरिया का ही रिजल्ट होता है। मान लो ये कोई रीजनल इकोनॉमी मान लो इंडिया ही है, इसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो ज्योग्राफी में इसके पास अपना खुद का जो है यहाँ पे रिसोर्सेज है, हर कंट्री के अपने अपने हैं, लेकिन जैसे इंडिया के वास्ट है, यहाँ पे बड़े बड़े रिवर्स हैं, डैम बन सकता है। नेपाल है, नेपाल में बहुत सारी रिवर निकलती, वो अगर डैम बनाते तो सबका फ़ायदा हो जाए, नेपाल का भी हो जाए, इंडिया का भी, बांग्लादेश का भी, भूटान का भी। और क्योंकि यहाँ पे जो है हर बार फ्लड आता है नेपाल की रिवर से, ज़्यादा पानी होने से बिहार, बंगाल हमारे डूब जाते हैं, उधर म्यांमार में, बांग्लादेश में भी जो है तबाही आती है। ऐसे ही पाकिस्तान में है, अगर हम सिंध रिवर है, इंडस रिवर है, या और कोई भी आप इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का देख लो, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी का देख लो, किसी भी तरीके से देख सकते हो आप, हिमालयन रीजन का देख लो, फॉरेस्ट का देख लो। तो रिसोर्सेज जो हैं हमारे वो लगभग कॉमन से हैं, हमारे बीच में बाउंड्रीज है अभी। तो हम
जो है कॉमन तरीके से जो है इन्वॉल्व हैं एक दूसरे से, हिस्ट्री से, कल्चर से, और जो है वीकनेस और हमारे स्ट्रेंथ से, ठीक है। 7 क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द एशियन विजन 2020। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको, क्योंकि एशियन विजन हर बार लगभग क्वेश्चन में आता है, बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो इसमें जो है 2020 का विजन क्या था ये हमने देखना है। तो वो ये है, आसियान जो ग्रुप बना रखा है साउथ ईस्ट एशियन नेशन का, उन्होंने विजन बना रखा है 2020 के लिए बनाया था विजन पहले, ठीक है। तो उसमें कई सारे पॉइंट्स थे, वो कौन से पॉइंट्स थे वो देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ये है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी तरफ जो है उसके अकॉर्डिंग ही हमने जो है पीसफुली वर्क करना है, कोऑपरेट करना है। ये जो है 10 कंट्रीज ने मिल के एक विज़न बना रखा है कि हम आपस में जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाएंगे और उसी की तरह हम रिकॉर्डिंग काम करेंगे। टू एनकरेज नेगोशिएशन विद कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, अगर हमारी बाउंड्री कोई इश्यू हो गया आपस में, आसियान के बारे में बता रहे हैं, अगर कोई इश्यू हो भी जाता है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को नेगोशिएशन करेंगे, बातचीत से करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, एक दूसरे को बात करेंगे, उसको इनकरेज करेंगे, तब सोल्व होगा ये, ठीक है। थर्ड क्या है, टू मीडिएट द एंड द कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि कंबोडियन है, उसका ईस्ट तमोर क्राइसिस था या फिर किसी और का हो, तो इस तरह कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। तो मीडिएट के थ्रू उसको काम करेंगे हम, झगड़ा नहीं करेंगे, वार नहीं करेंगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा बातचीत करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, फिर उसके बीच मीडिएट करेंगे, यानी कि 2 कंट्री के बीच में थर्ड कंट्री आके बातचीत कर सकती है और दोनों को सोल्व करा सकती है। इसका एग्जांपल दे रखे हैं, कंबोडिया का सोल्यूशन करवाया, ईस्ट तमोर क्राइसिस को सोल्व करवाया। तो बहुत सारे इस तरह से रीजन है, मीटिंग करवाने के बाद इन्होंने जो है सिस्टम किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो रहा है, इसको मैं राइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द पिलर 8 ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान कम्युनिटी। पिलर के नेम लिखने हैं। यहाँ पर 3 पिलर बना रखे हैं। आसियान कम्युनिटी ने जो है 3 पिलर बना रखे हैं। आसियान ने 3 पिलर्स कहते हैं इनको, अलग अलग सेक्टर के हैं, वो अलग अलग एरिया में काम करते हैं। उनके ऑब्जेक्टिव बनाने हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे एंड है ये। तो अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं तीनों पिलर। 3 पिलर्स कौन कौन से, देखो ये रहा। फर्स्ट पिलर हमारा ये है द आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, सेकंड है आसियान इकोनॉमिक, थर्ड है सोशियो कल्चर। तो 3 अलग अलग कम्युनिटी हैं, तीनों अलग अलग एरिया में काम करती है, सिक्योरिटी में, ये इकोनॉमिक में, सोशियो कल्चर में। तो 3 पिलर कहा जाता है इनको। तीनों पिलर्स के अलग अलग यहाँ पर देखिए वर्क दे रखा है उनका कि क्या करते हैं। टेरिटोरियल डिस्प्यूट को सोल्व करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ को करेंगे, हमने ऊपर पढ़ा था। रीजनल पीस को प्रमोट करेंगे, डिस्प्यूट को सेटलमेंट करेंगे, फ्री ट्रेड एरिया बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट कराएंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, ये सभी क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं और ये 3 पिलर्स हैं जो अलग अलग एरिया में काम होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन वट वे डज द प्रेजेंट चाइनीज़ इकोनॉमी डिफर फ्रॉम इट्स कमांड इकोनॉमी। देखो, चाइनीज़ के बारे में हमने पहले पढ़ा कि चाइना जो है अभी ओपन डोर पॉलिसी अपना चुका है और उसने जो है एक ऐसी इकोनॉमी बना ली है जो एक्सपोर्ट करती ज़्यादा, इंपोर्ट नहीं करती, एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है अपना प्रोडक्ट का। पूरे वर्ल्ड में इसके प्रोडक्ट फैले हुए हैं, सस्ते भी हैं, ठीक है। पहले क्या था, कमांड इकोनॉमी थी। तो डिफरेंस बताना है कमांड इकोनॉमी और जो अभी ओपन डोर पॉलिसी वाली ओपन इकोनॉमी है। तो दोनों में क्या फ़र्क आया वो दिखाना है यहाँ पे। द प्रेजेंट
Chinese economy has adopted the open door policy to generate high प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। तो बाहर से क्या लिया? इन्वेस्टमेंट लिया। जब ओपन डोर कर दिया तो बाहर से क्या आया? इन्वेस्टमेंट आया। सभी कंट्रियों ने चाइना में इन्वेस्ट किया, इंडस्ट्री लगाई गई, ठीक है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी आई, पैसा आया, उससे प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में फैल गए, वहाँ पे पैसे ग्रो किया, इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, ठीक है। इट ब्रोक स्टैग्नेंसी ऑफ कमांड इकोनॉमी। पहले कमांड इकोनॉमी थी, उससे स्टैग्नेशन आ गए थे। स्टैग्नेशन क्या होता है? ठहराव आता है इकोनॉमी में, तो वो आ गया था, उसको तोड़ दिया, ठीक है। कमांड इकोनॉमी लैग बिहाइंड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बट चाइनीज इकोनॉमी रिकवर्ड इट बाय प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। पहले कमांड इकोनॉमी में क्या था? एक ठहराव था, पिछले जा रहा था इंडस्ट्री को, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। अब क्या किया चाइना ने? ओपन कर लिया और अपने कुछ सेक्टर को प्राइवेट कर दिया, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को प्राइवेटेशन कर दिया, और वहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट आया और टेक्नोलॉजी आई, इससे प्रोडक्ट ग्रो हो गया और इकोनॉमी भी ग्रो हो गई। द प्रेजेंट चाइनीज़ इकोनॉमी इस्टेब्लिश न्यू ट्रेडिंग लॉ। तो इसने अपने नई चाइनीज़ रूल बनाए ट्रेडिंग के, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, जिसको सेज कहते हैं, कि वहीं पर जो है इन्वेस्ट किया जाएगा, फॉरेन FDI जो भी आएगा, पैसा आएगा। सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं इसको। 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है सेज के बारे में, ये वाला है। लीडिंग हायर रेज इन द फॉरेन ट्रेड। तो बहुत पैसा यहाँ पे हुआ, ट्रेडिंग हुई, तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है यहाँ पर काफ़ी इकोनॉमिक ग्रो किया। ड्यूरिंग कमांड इकोनॉमी द इंटरनेशनल ट्रेड वाज मिनिमम एंड पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो। कमांड इकोनॉमी में वेरी लो पर कैपिटा इनकम थी, अब वेरी हाई हो चुकी है इसकी, चाइना की, और वेरी फास्ट ग्रोइंग कंट्री बन चुकी है चाइना। तो क्वेश्चन है ये 10, इसको देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। हाउ द यूरोपियन कंट्रीज रोल द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार प्रॉब्लम। तो यूरोपियन कंट्रियों ने किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अपनी प्रॉब्लम सोल्व की, और एक ग्रुप बनाया, उसका नाम था यूरोपियन यूनियन। सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ 1945 में। इसके बाद उन्होंने सभी ने जो है अपनी इकोनॉमी को दोबारा से कंस्ट्रक्शन करने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपना ग्रुप बनाया। इस ग्रुप का नाम था क्या? यूरोपियन यूनियन। इसके बारे में देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर हुई। पहला ये है, मार्शल प्लान बना, USA ने बनाया, फाइनेंशियल हेल्प के लिए बनाया, ठीक है, ताकि जो है यूरोपियन इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके, जिंदा किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। तो USA का अपना फायदा था इसके अंदर, उसने बनाया था मार्शल प्लान। सेकंड था, US आल्सो क्रिएट द नो कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर अंडर नाटो। इसने सिक्योरिटी के लिए नाटो बनाया USA ने। वो क्या होता है? नाटो एक ग्रुप है सिक्योरिटी के लिए, जो नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज़ हैं, रीजन हैं, उन सब के लिए बनाया था, और सब ने ज्वाइन भी कर रखा है। और ये एक क्या है? नाटो बहुत बड़ा सिक्योरिटी का या मिलिट्री का एक ग्रुप है, USA इसका हेड है। ये मास्टर प्लान के बारे में बता रखा है। ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज मास्टर प्लान, 2 मार्क्स का आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, 1 नंबर का भी आ सकता है। 48 में बना था इकोनॉमिक हेल्प के लिए, वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्री थी उनको ग्रो करने के लिए बना था। यूरोपियन यूनियन वाज फाउंडेड इन 92। तो EU बनाया कब? 92 में। सिक्योरिटी के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए, कोऑपरेशन के लिए, जस्टिस के लिए, होम अफेयर के लिए, सिंगल करेंसी के लिए, इन सबको इन्होंने क्या किया? अडॉप्ट किया। ये अभी क्या है, वहाँ पे सिंगल करेंसी है, यूरो कहते हैं इसको। सिक्योरिटी पॉलिसी उनकी कॉमन है, कोऑपरेशन, जस्टिस है, तो हर मामले में जो इन्होंने कोऑपरेट किया और एक ग्रुप बना लिया यूरोपियन यूनियन। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, छोटे और बड़े, कुछ और क्वेश्चन भी जो हम नेक्स्ट उसमें लेके आएंगे। आज के लिए थैंक यू, इतना ही काफ़ी है।